नमस्कार विद्यार्थियों। और इस क्लास में हम लोग एक नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस यूनिट का टाइटल है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। अभियोग्यता या अभिरुचि एवं सिविल सेवा का बुनियादी मूल्य, है ना। तो इसमें कुछ टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जैसे इंटीग्रिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी है, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस जैसा कंटेंट है और कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदना, है ना, सहिष्णुता और परानुभूति, है ना, कंपैशन, टॉलरेशन और एम्पैथी जैसी चीज़ें यहाँ पढ़नी है। इन सब से पहले अगर हम देखें तो हमें ये समझना है कि एप्टीट्यूड ये क्या होता है। और हम लोग इस पर बात कर चुके हैं पहले। एटीट्यूड वाले यूनिट में हमने आपको अंतर बताया था और ये समझाया था कि एटीट्यूड का संबंध जहाँ मानसिक दशा से है, वहीं एप्टीट्यूड यानी अभियोग्यता या अभिरुचि, इसका संबंध क्या है? क्षमता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, है ना, कौशल से इसका संबंध है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बुनियादी मूल्य की बात हो रही है सिविल सेवा में। तो जैसे इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टिजनशिप है, ये सब बुनियादी मूल्य हैं। तो ये एप्टीट्यूड भी क्यों रखा गया है, ये समझना है। अगर मान लीजिए कि सिर्फ मूल्य हो और हमें वो उसका संचालन करने ना आता हो तो कोई फायदा नहीं है उसका। जैसे सत्यनिष्ठा एक सिविल सेवा का मूल्य है। मूल्य भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ह्यूमन वैल्यूज़ में एक चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। लेकिन हमें ये आता ही नहीं है कि सिविल सेवा में हम सत्यनिष्ठ कैसे बने रहें। तो इससे तो बड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत समस्याएं इससे हो सकती हैं, है ना। तो एप्टीट्यूड भी होना चाहिए और हमारे अंदर एटीट्यूड भी होना चाहिए, हमारे मूल्यों में विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर को साथ साथ में रखा गया है। तो सीधे सीधे हम चैप्टर पर आ जाते हैं जिस पर देखना, चूँकि हमने बता रखा है एप्टीट्यूड पहले ही अभिवृत्ति वाले चैप्टर में शुरू में ही, इसलिए इसे यहाँ पर फिर से देखने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं जान पड़ रही है ना। अब एक चैप्टर हम लोग देखेंगे और ये पहला चैप्टर है, इसका नाम है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या है? तो एक लोक सेवक के द्वारा बिना किसी बाहरी दबाव के, है ना, लोक सेवा का संचालन करना। बाहरी दबाव के बिना लोक संगठनों का संचालन। सॉरी, आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं दोबारा से ये बात फिर से आपको दोहराता हूँ और ये मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट, हमने आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड के बारे में बताया। एप्टीट्यूड का संबंध जो है कौशल या दक्षता से है। इसका कहीं भी लेना देना जो है किसी मानसिक दशा से नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा हम पढ़ रहे थे इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या है? बाहरी दबाव के बिना लोक संगठनों का संचालन किया जाना, ठीक है। और है ना, एक लोक सेवक को बिना किसी बाहरी है ना, धार्मिक, राजनैतिक किसी भी दबाव के बिना कार्य करना चाहिए। हम लोग उसके बाद ये देख रहे हैं कि इंटीग्रिटी के, सत्यनिष्ठा के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक और संगठनात्मक। जो व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा है वो सद्गुण जैसे वर्चू से देखने को मिलती है। सत्य, अहिंसा और कमियों की स्वीकृति। हमारी जो कमियां हैं अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली उसमें इंटीग्रिटी पाई जाती है ना। इसी तरीके से व्यावसायिक सत्यनिष्ठा तब पाई जाएगी जब कोड ऑफ कंडक्ट शामिल होगा, है ना। किसी भी व्यवसाय में आचरण के नियम होंगे, आचरण के नियम में डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं। और जैसे सिविल सेवा में देखें तो 1964 में डूज एंड डोंट्स दिए गए थे और ये संथानम कमेटी के द्वारा रेकमेंड किया गया था, ठीक है। इतना ही नहीं, हम लोग ये बात कर रहे हैं तीसरी कि संगठनात्मक सत्यनिष्ठा कैसे आएगी। यहीं पे वॉइस की कुछ समस्या हुई थी। संगठनात्मक सत्यनिष्ठा के लिए संगठन का संचालन रेशनैलिटी के आधार पर, विवेकशीलता के आधार पर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। विवेकशीलता क्या है? तो कोई भी कार्य या गतिविधि जो तार्किक हो, लॉजिकल हो, है ना, और अनुभव के आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि वह सही है, उसे क्या कहते हैं? रेशनैलिटी कहते हैं। अब कोई कार्य तार्किक या लॉजिकल कैसे है, ये राइट ब्रेन स्ट्रैटेजी से समझ में आता है। राइट ब्रेन स्ट्रैटेजी, दक्षिणी मस्तिष्क का जो रणनीतिक भाग है ना, जिसमें एनालॉगीज, जिसमें इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, सिक्स सेंस वगैरह होता है, ये यहाँ से साबित होता है। तो अगर दक्षिणी मस्तिष्क को लग रहा है कि हाँ सही है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको मैं कहता हूँ कि सिलेबस देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, तो ये एक तार्किक तरीका है, आपको सही लगेगा, अंदर से आत्मा से आपको सही लगेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको आईएएस बनना है तो आप लाल कपड़ा लेके हाथ में रहिए रात के 12 बजते ही, तो आप सफल हो जाएंगे, तो ये बात कहीं से भी सही होने वाली नहीं है, इसमें कहीं सच्चाई नज़र नहीं आती है और ये तार्किक नहीं है। ये हमारे राइट ब्रेन स्ट्रैटेजी से समझ में आ जाएगा, ब्रेन मस्त दे देगा ये सूचना कि ये बात पूरी सही नहीं है। संगठन का संचालन इमोशंस के आधार पे नहीं होना चाहिए, इरैशनल तरीके से, भावुकता के आधार पे कंपनी के मालिक को ये लगे कि वही जो सोचता है वो सही है, अगर इस तरीके से वो काम करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कहीं भी इसका रेशनैलिटी से संचालन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग आए हैं। अब दूसरा पॉइंट ये देखना है कि संगठन को तार्किक बनाने के लिए या संगठन में सत्यनिष्ठा को लाने के लिए क्या करना चाहिए। संगठन में 2-3 लोगों का प्रभाव ना बढ़े, ये ध्यान रखने का जरूरत है। संगठन में 2-3 प्रभाव न बढ़े, ठीक है, ये ध्यान दिया गया है। तो ऐसा कुछ लोग होता है जो संगठन में थोड़ा ज़्यादा टाइम देगा, समय से पहले आता है, लेट से जाता है। अगर ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगे तो थोड़ा सा डाउट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली नज़र में ही डाउट करना चाहिए, और आप भी अगर नौकरी में जाओगे तो ज़रूर देखना, वरना गड़बड़ भी उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 लोगों का प्रभाव ना बढ़े, अर्थात संगठन में काम सिस्टम से हो, सिस्टम या है ना व्यवस्था, महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि व्यक्ति, है ना। तो इंडिविजुअल के मुकाबले सिस्टम जो है ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, सिस्टम से काम करना जरूरी है ना। कोई व्यक्ति अगर छुट्टी पर है या वो नहीं आया है तो ऐसा ना हो कि संगठन का काम ही ना चल पाए, ये बड़ी विकट स्थिति है और इससे काफ़ी गड़बड़ होता है, ठीक है। चौथी बात जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर होती है उसमें यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन जो है, उसमें है ना किसी भी तरीके से हम मशीनों के प्रयोग करके या नवाचार का प्रयोग करके तर्क शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, है ना। नवाचार
एवं मशीनों, तकनीकों का प्रयोग ताकि संगठन का कामकाज जो है वो तार्किक हो जाए, है ना, साथ ही हो जाए, साथ ही पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का विकास हो, है ना। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़े, जैसे हम आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस को हम बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे ही सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ होना समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ठेकेदारी देना है, तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से संगठन में क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, और ये जितनी बढ़ेगी उतनी ही संगठन में सत्यनिष्ठा आएगी, हेराफेरी या भ्रष्टाचार के उदाहरण कम देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, संगठन में सत्यनिष्ठा लाने के लिए नैतिक, संगठन में सत्यनिष्ठा लाने के लिए नैतिक नेतृत्व, है ना, मोरल लीडरशिप, नैतिक नेतृत्व, है ना, पर भी बल देना चाहिए। तो संगठन के जो ऑनर हैं या जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा क्या है, मोरल लीडरशिप किया जाए, यानी जो वो कहें वो करके दिखाएं, है ना। वॉइसिंग और एक्टिंग में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, जिसका प्रभाव देख करके उस संगठन के जितने अधीनस्थ हैं वो नकल करेंगे और वो उस कार्य को लागू करने का प्रयास करेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी और रेशनैलिटी, है ना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ऑर्गेनाइजेशन मिट जाएगा। तो कभी भी कोई कहानी हो, कोई भ्रष्टाचार का उदाहरण हो, जिससे जोड़ करके प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इंटीग्रिटी, इसको हमेशा करप्ट प्रैक्टिसेस से जोड़ करके सवाल पूछेंगे। तो भ्रष्टाचार में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता है तो गोपनीयता और रिजिड रूल्स रेगुलेशंस के वजह से होता है, दृढ़ नियम विनियम के वजह से होता है। और सत्यनिष्ठा के माध्यम से हम पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकते हैं, तार्किकता को बढ़ावा दे सकते हैं, संगठन का संचालन बहुत बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो ये सारे बिंदु इसमें हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक चैप्टर जो कि छोटा सा है वो है ऑब्जेक्टिविटी, और हमेशा वो इंटीग्रिटी से जोड़ करके ही पूछा जाएगा। जैसे इंटीग्रिटी में हमने बात किया कि बाहरी दबाव के बिना लोक संगठनों का संचालन करना चाहिए, तो एक प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे करना चाहिए बिना बाहरी दबाव के। यानी बिना बाहरी दबाव का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये जो दबाव का बात हो रहा है, बाहरी दबाव, तो इसका मतलब क्या है, राजनैतिक, सामाजिक, राजनैतिक, है ना, सामाजिक या पारिवारिक, ये सभी दबाव के बिना काम करना चाहिए। यानी जो सही है पब्लिक इंटरेस्ट में, उसी पर हमें बल देना चाहिए। हम लोग ऐसी चीज़ें यहाँ पढ़ते हैं। तो एक सवाल यहाँ से नेचुरल सवाल उठता है
कि आखिर जब हमें बाहरी दबाव के बिना काम करना चाहिए तो बाहरी दबाव से बचा कैसे जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तार्किकता, रेशनैलिटी, ये सब बातें हमने की, ये सारी बात ठीक है। बट अब हमें ये जानना है कि कैसे आखिर किसी भी लोक सेवक को कैसे ठेकेदारी देना चाहिए, जहाँ पे भी कॉमर्शियल एक्टिविटी खास करके हो रही है, कैसे काम करना चाहिए। तो उसके लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी है, इसको हम लोग कहते हैं निष्पक्षता। निष्पक्षता, निष्पक्षता का क्या परिभाषा है? किसी लोक सेवक को लोक संगठनों में खासकर वाणिज्यिक गतिविधियों वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन किसी लोक सेवक को लोक संगठनों में खास करके वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन, है ना, योग्यता के आधार पर, योग्यता इज द राइट टर्म, मेरिट, योग्यता के आधार पर करना चाहिए। योग्यता के आधार पर, मेरिट बेस्ड जो है काम होना चाहिए। अब योग्यता के आधार पर बात कैसे होगी, कोई पब्लिक सर्वेंट कैसे इसके आधार पे काम करेगा। नॉट ओनली कि मेरिट पे ही हमें काम करना चाहिए, और जॉन रॉल्स जैसे थ्योरिस्ट ने ये कहा है कि हमें न्याय के सिद्धांत पर भी चलना चाहिए। सारे मुद्दे को हम देखेंगे, मोरल थिंकर्स भी पढ़ेंगे, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठता से नहीं है, हालांकि वस्तुनिष्ठ तरीके से काम करने की बात इसमें की जाती है। यहाँ पर इसका जो निहितार्थ है वो क्या है, अनबैसनेस से, निष्पक्ष रह के काम करना, निष्पक्षता, इसका संबंध इसके अर्थ या निहितार्थ हमें इस तरीके से देखने चाहिए। अब ये कैसे होगा, इसको जरा देखें कि पब्लिक सर्विसेज में कैसे इसको लाया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है, ऑब्जेक्टिविटी या निष्पक्षता के संदर्भ में दो तरह की मान्यता या विचारधारा है, ठीक है। एक तो ये है कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, है ना, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, और एक है व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण। ये दोनों ही जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, है ना, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये दोनों ही चैप्टर बेसिकली केस स्टडी में आपको अच्छे तरीके से काम आएंगे। तो केस अध्ययन के लिए तैयार करना है। अब ये हमें ये देखना है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कैसे ऑब्जेक्टिव बने, मतलब कैसे योग्यता से काम करे। लोक प्रशासन में या प्रशासनिक संगठनों में कोई वाणिज्यिक गतिविधि करते समय करना चाहिए। जैसा आपने देखा, तो वाणिज्यिक गतिविधि क्या होगा, वाणिज्यिक गतिविधि, हाँ, इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट,
हमें कोई ठेकेदारी देना है तो हम कैसे फैसला करें, किसको दें? एक नेताजी के दबाव में दें या सामाजिक दबाव में या हम अपने परिवार के दबाव में दें? क्यों कैसे करें? और अगर बाहरी दबाव में ना करें, जैसे कि इंटीग्रिटी में कहा गया है कि बाहरी दबाव से काम नहीं करना है, तो योग्यता से काम करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्वेश्चन बनता है ना कि योग्यता का निर्धारण हम कैसे करेंगे, ये पॉइंट है। जैसे ठेकेदारी हो, खरीदारी, प्रोक्यूरमेंट या सेल परचेज, है ना, क्रय और विक्रय, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे पास ये सारे पहलू इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिविटी में कैसे करें, योग्यता का निर्धारण कैसे? तो दो तरह की विचारधारा है। यहाँ एक टाइटल दे देते हैं, योग्यता कैसे हम करेंगे। अब ये जो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की विचारधारा है, इसमें कुछ बात ऐसी होगी जो साफ साफ दिखती है, वस्तुनिष्ठ है ना। यानी इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, व्यक्तिनिष्ठ है। तो क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल है, जैसे हमारा संविधान क्या कहता है, हम उसको देखेंगे, या कानून में क्या कहा गया है, ठीक है, या कोई प्रशासनिक नियम, विनियम क्या कहता है, रूल्स रेगुलेशंस में क्या कहा गया है। और क्या है भाई, कार्यपालक शासनादेश, ऑफिशियल ऑर्डर, कार्यपालक शासनादेश क्या कहता है, ठीक है। और समाज की आकांक्षाएं क्या हैं, जैसे भाई पिछड़े व्यक्ति के प्रति कुछ कार्य करना चाहिए, जो मुख्य धारा से पीछे हैं उनके हित में कुछ बात करना चाहिए, भारतीय समाज ये मानता है ऐसा, ठीक है। इतना ही नहीं, लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी इस संदर्भ में क्या है, इत्यादि। कहने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसमें कोई शंका नहीं है, शंका या कंफ्यूजन नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, साफ साफ दिख रहा है, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए एक जैसे। संविधान सबके लिए एक जैसा बात कहता है क्या करना है, कोई लॉ है एक जैसा बात कहेगा, रूल्स रेगुलेशन एक जैसा होगा, ये सब चीज़ सबके लिए एक जैसा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये नहीं बदलता है। जो ऑब्जेक्टिविटी के लिए या योग्यता को निर्धारित जब हम करते हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है ये व्यक्तिगत विश्लेषण, व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण। इसमें क्या क्या आ जाएगी, अंतरात्मा, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। आप इन सब की बात कर चुके हैं पहले, मैंने शुरू में ही पढ़ाया है। इंट्यूशन क्या होता है, कंसस क्या होता है, इसके बारे में बताया। अभिवृत्ति, एटीट्यूड क्या है किसी व्यक्ति का, आप ये भी इत्तेफाक से पढ़ चुके हो। ये मोरल है कि इमोरल है ना, नैतिक है कि नहीं है, ये तय करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति है उसका परसेप्शन कैसा है, अवबोधन कैसा है, उसकी मान्यता कैसी है, अवबोधन, परसेप्शन कैसा है, उसका मनोभाव कैसा है, मनोभाव मतलब इंटेंशन कैसा है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। ये सब भी हमें नैतिक अनैतिक बनाते हैं, या क्या सही है क्या सही नहीं है इसके देखने में
ये योगदान देते हैं। और बॉटम लाइन ये है कि ये कोई हुजूर हैं, ये कोई आईएएस अफसर हैं जिन्हें क्या करना, ये आई एम सॉरी, आईएएस का फुल फॉर्म यही है ना, इनको फैसला करना है। कोई ठेकेदार चाहता है ठेकेदारी, 4-5-10 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, टेंडर भरा है, तो हम कैसे तय करें? तो ये तो सबके लिए एक समान है, इसमें कोई शंका नहीं। ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, ये जो है इसकी मात्रा अलग अलग होती है। ये क्या है? अलग अलग व्यक्ति में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कभी भी कोई कहानी या केस स्टडी आए कि कोई ठेकेदारी का मामला है, 8-10 लोगों ने अप्लाई किया है, तो अब दोनों में से किन बात पर बल दोगे? तो इम्पॉर्टेंट ये है, अगर इंटीग्रिटी पे हमें बल देना है तो इम्पॉर्टेंट ये है, पहली प्राथमिकता इसी पर देना चाहिए। वो इंडिविजुअल, वो अधिकारी जो उस जगह पर पोस्टेड है, काम कर रहा है, वो उसकी अंतरात्मा की आवाज़ से वो काम करे, उसका जो है इंट्यूशन मोरल हो, मोरल एटीट्यूड हो, परसेप्शन अच्छा हो, इंटेंशन चोरी करने का ना हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत, वो आवश्यकता हमें पड़ जाती है। ठीक है, और इस तरीके से हम सत्यनिष्ठ बन सकते हैं। तो कायदे से ये ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी पर एक ही साथ सवाल आते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से बात करें ना कि ये क्या है, तो इसमें प्रशासनिक ज्ञान भी मिलता है। प्रशासनिक ज्ञान कि कोई काम हम कैसे करें। ठीक है, ये देखिए, आप अगर संविधान और ये सब देखेंगे तो नॉलेज ही तो मिलता है, और कहीं कोई हेरा फेरी ना हो जाए, जनता के पैसे के साथ गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए इन सब का भी ज्ञान होना जरूरी है, इन सब की आवाज़ से फैसला करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज से भी रिलेटेड है। तो कभी एक बार सवाल भी पूछे थे, 2014 का सवाल देखना आया हुआ है इन दोनों को मिला करके, कि अगर मान लो कि इंटीग्रिटी के बिना, सत्यनिष्ठा के बिना प्रशासनिक ज्ञान या ऑब्जेक्टिविटी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मान लो इंटीग्रिटी ही नहीं है, चोरी करने का मन है, स्वभाव भ्रष्टाचार का है, और प्रशासनिक काम करने आता है, तो कोई मतलब नहीं है, है ना। लेकिन ये है, और जो है सॉरी, ये नहीं है और इंटीग्रिटी है, तो और भी मुश्किल हो सकती है, काफ़ी ड्रेडफुल, भयानक स्थिति हो सकती है। इन दोनों का होना जरूरी है कायदे से। अगर हम बात करें, बॉटम लाइन ये है कि क्या, यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सिर्फ सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है? तो इसका बहुत सीधा सा सवाल आता है कि नो, अकेले अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं है, है ना। तो हमें क्या है, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा और ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता, इन दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, ये हमें ध्यान देने का ज़रूरत है। और पॉइंट ये इसमें ध्यान देना है कि अगर सत्यनिष्ठा है, मतलब कोई व्यक्ति बिना बाहरी दबाव के काम करना चाहता है, नैतिक है, लेकिन
एक परिस्थिति है, मैं आपको दे रहा हूं, एक सिचुएशन है, लेकिन निष्पक्षता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, तो इसका कोई अर्थ है? तो ये क्या है? बेकार हो जाता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं, मतलब ये अर्थहीन है, बेकार है, वेस्ट। हमें काम करने भी आना चाहिए, किंतु ये ध्यान देने लायक है, अलग कलर से मैं लिख देता हूं, अगर निष्पक्षता, अभी आपने देखा कि सत्यनिष्ठा है, और अब बात हो रही है कि निष्पक्षता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, निष्पक्षता है, और सत्यनिष्ठा ही नहीं है, और सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी ही नहीं है, तो यह भयानक है ना, और भ्रष्ट होता है। तो कायदे से इन दोनों का होना जरूरी है। जैसे इंटीग्रिटी होगा ना, तो ऑब्जेक्टिविटी बैकग्राउंड म्यूजिक से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को नॉलेज है कि काम कैसे करते हैं, ठेकेदारी कैसे देते हैं, तो नॉलेज है तो चोरी भी कर सकता है। इंटीग्रिटी भी होना चाहिए ना, ये स्वभाव भी होना चाहिए कि हमें बाहरी दबाव के बिना काम अच्छे तरीके से करना है। इसके बिना ये संभव नहीं है, ये अच्छे तरीके से चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है। और एक इसके बाद चैप्टर है जो हम लोग देखेंगे, और वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, है ना, लोक सेवा के प्रति समर्पण। लोक सेवा के समर्पण का मतलब क्या है? यहां पहले हमें यह समझना है कि समर्पण क्या होता है। डेडिकेशन को समझना है ना। जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते रहते समर्पण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इसका सेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक लोक सेवक अपना जिस पद पर वो पदस्थापित है उसको तो अच्छे से करे ही, परिधीय कार्य को भी मन लगा के करे। डेडिकेशन का एक सेंस है कि वो नैतिक तो हो ही, नैतिक हो। अब अपने आप बहुत कुछ हो गया, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, उसमें सत्यनिष्ठा हो, ब्ला ब्ला, ये सब चीजें अपने आप उसके आ गई। ठीक है। ऐसे व्यक्ति में मूल्य होने चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, है ना। मतलब डेडिकेशन हो, डेडिकेशन के लिए जरूरी क्या? वैल्यूज, मूल्यों पर चलने वाला होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, इंटीग्रिटी हो, ब्ला ब्ला, ये सब हो। डेडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब वो अपना काम अच्छे से करे, पदस्थापित कार्य को ईमानदारी से करे। ठीक है। जहां पदस्थापित है वो काम अच्छे से करे। उसके बाद जो बाहर का भी, इधर उधर का भी काम है ना, उसको भी अच्छे से करे। परिधीय कार्य, परिधीय कार्यों को
भी करे, जो आसपास का काम है उसको भी अच्छे से करे। और आपको हमने बताया था जब हम पढ़ रहे थे नैतिकता के आयाम, उस समय हम लोगों ने पढ़ा था मेटा एथिक्स। तो मेटा एथिक्स क्या करता है, नए नए वोकैब ढूंढता है ना। और उसने ये नया वोकैब ढूंढा है। और मेटा एथिक्स में हम लोगों ने बात किया था कि सबसे आधुनिक शब्दावलियों को ढूंढ करके निकालता है। जैसे ये कुछ नैतिक कसौटियों में कसने का तरीका है कि अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत ही अच्छा अधिकारी हूँ, तो उसका परिभाषा है कि वो रिश्वत नहीं लेता है, मतलब वो नैतिक है, मूल्यों में फेथ करता है, या वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। इतना से नहीं होगा, पेरिफेरल काम करता है कि नहीं करता है। कुछ चीज़ों को पकड़ लेंगे, आप में डेडिकेशन नहीं है, इंटीग्रिटी है तो डेडिकेशन नहीं है ना, मोरालिटी है ना, आप में इंटीग्रिटी है मान लीजिए, ये नहीं है तो नहीं चलेगा। लक्ष्य क्या है, कहीं ना कहीं नैतिकता की कसौटी को बड़ा करते जाएं ताकि उसमें कोई आ जाए और वो व्यक्ति नैतिक हो जाए, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। तो पूरे लैंग्वेज में अगर डालेंगे तो समर्पण का तात्पर्य यह है कि कोई भी लोक सेवक वो जिस कार्य पर पदस्थापित है वहाँ वो अच्छे से कार्य करे और उसके परिधीय कार्यों को भी बहुत बेहतर तरीके से करे, आसपास के कार्य को भी करे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों ये है? क्योंकि देखो, जो लोक सेवक होता है वो कोई एक विभाग या एक संगठन के प्रति ही नहीं होता, वो लोक सेवा का काम करता है। जैसे हम देखेंगे कि हमारे संसदीय प्रणाली में क्या पाया जाता है, संसदीय प्रणाली में एक तरीके से सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है। जैसे एक मंत्री जो है वो पूरे सरकार के लिए है ना अकाउंटेबल होता है, वो सिर्फ जिस विभाग में है उसी विभाग के लिए अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं होती है। वैसे ही अधिकारी भी, जैसे हम कहते हैं सचिव, तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सचिव क्या है, भारत सरकार, भारत सरकार। सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ है ना फिनेंस, हम ऐसा नहीं कहते, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सचिव भारत सरकार। या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, है ना, राज्यों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सचिव के लिए शब्द यूज करते हैं, तो वो भी राजस्थान सरकार का सचिव है, तो सब कार्य के लिए करेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें होना चाहिए, और ये अगर नहीं है तो डेडिकेशन नहीं है। समझ गए आप? तो समर्पण को आपके मन में जो भी विचार होगा उस विचार को प्रस्तुत नहीं करना है। जब भी पूछा जाए डिफाइन द टर्म डेडिकेशन इन द पब्लिक सर्विस, लोक सेवा में डेडिकेशन शब्द को परिभाषित करें, तो यही कहना है कि भाई भी जहां पर आई एम सॉरी रहे बुरा मत मानिएगा आप लोग, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात है, वो जिस पद पर रहें उस काम को तो अच्छे से करें ही, उसके आसपास के परिधीय कार्यों को भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करें। इसे हम डेडिकेशन कहते हैं। एक डायग्राम बना के इस तरह से भी चीज़ें डाल दीजिएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एक डेडिकेटेड व्यक्ति में किस तरह के चीज़ें होनी चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता है जो एक डेडिकेशन के लिए चाहिए होगी, ठीक है। समर्पण की पूर्व अपेक्षा या पूर्वापेक्षा अपेक्षा क्या क्या है? एक व्यक्ति डेडिकेटेड है ये कैसे पता चलेगा? एक तो पहले वो वर्चुअस हो, उसमें सद्गुण होना चाहिए, सद्गुण वर्चू। और प्लेटो ने 4 तरह के जो सद्गुण बताए हैं, आप पढ़ेंगे प्लेटो, हम लोग बात करेंगे, ये सब उसमें होना चाहिए। जैसे विजडम, बुद्धिमता होनी चाहिए,
है ना, बुद्धिमता और टेम्परेंस या आत्मसंयम इसमें होना चाहिए। जस्टिस, न्याय के प्रति उसमें स्वभाव हो। और करेज, साहसी होना चाहिए, साहस का होना जरूरी है। ये 4 तरह के वर्चू इन्होंने बताए हैं और ये सभी होना जरूरी है। करेज वरेज इम्पॉर्टेंट है कि सब पे बात करेंगे, है ना। प्लेटो पढ़ना है, वहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। ये जो व्यक्ति कोई समर्पित अधिकारी तभी होगा जब ये कर्म योग की अवधारणा से वाकिफ हो। और गीता में इसकी बात की गई है, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। कर्म योगी हो, निष्काम कर्म करने वाला, तब जाके चीजें हो सकती हैं। ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो, स्थित प्रज्ञ, ये भी गीता में अवधारणा दी गई है। स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है? जिसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, मतलब जो समभाव में रह लेता, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मतलब जो, देखो, अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो गए तो ट्रांसफर होगा, तो अशोक खेमका जैसा जीवन जीना पड़ेगा, है ना। कितना भी ट्रांसफर हो कोई बात नहीं, समभाव में रहना पड़े, सस्पेंड होना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, कई आरोप निराधार होंगे, बाद में वो होगा। ऐसे किसी अधिकारी का मोरल एटीट्यूड, नैतिक, हमने बात किया है नैतिक अभिवृत्ति उसमें हो, उसे नैतिकता का ही बात समझ में आता हो, उसे ये सब चीज़ पसंद हो, मोरल एटीट्यूड उसका होना चाहिए, तभी वो काम अच्छे से कर पाएगा, तभी होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऐसी पूर्व अपेक्षाएं हैं जो हमने देखी हैं, जो एक डेडिकेटेड पर्सन में होना चाहिए। बुद्धिमत्ता यहाँ पे क्या है? तो समय को देख करके काम करना, है ना, देश काल परिस्थिति मन स्थिति इन सबको देख करके भूमिका निभाना। आत्मसंयम मतलब इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाला। न्याय मतलब दूसरे के अधिकारों की रक्षा। और करेज मतलब धैर्य और शौर्य दोनों पर चलने वाला। जब विपरीत परिस्थिति हो तो समय को निकालने के लिए धैर्य का होना जरूरी है, और समय मिले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देने का जरूरत है, शौर्य भी दिखाने का जरूरत है ना। इसके जो उदाहरण अगर हम देखेंगे कि समर्पित अधिकारियों का एग्जाम्पल क्या है ना, तो हमें कुछ कुछ अधिकारियों के नाम ध्यान आएंगे और उस पर हमें बात करना होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझें कि भाई समर्पण क्या है, या केस स्टडी आप समझ सकते हैं, हम लोग केस अध्ययन इस पे करेंगे। कुछ ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे, उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। एक तो है ये जी.आर. खैरनार, जी.आर. खैरनार मुंबई और नवी मुंबई में ये डिप्टी कमिश्नर थे 1985 से लेकर के आगे 1992-93 तक, ठीक है। इसके बाद आर.पी. मीना, है ना, निर्मल कुमार सीबीआई में डीआईजी रहे हुए हैं, ये आईपीएस अफसर थे, ठीक है, निर्मल कुमार। और जैसे एपी वेंकटेश्वरन, इनको देख सकते हैं। एम राजेंद्रन,
ना, भूरे लाल, ऐसा सब कई अधिकारी हैं। अभी आज के समय में अशोक खेमका और है ना TN सेशन, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, कुछ अच्छा काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे और अभी एक इस पूरे चीज़ को समझेंगे कि वास्तव में समर्पण क्या है। ये देखिए, ये व्यक्ति जो हैं GR खैरनार, ये मुंबई और नवी मुंबई में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर थे। ठीक है, और उस समय जो मुंबई में जो भाई लोग होते हैं, भाई लोग मतलब गुंडाज एलिमेंट, ब्रदर्स नहीं, वो क्या कर रहे थे, सरकार के ज़मीन पर अनैतिक तरीके से है ना घर बनवा करके उसको बेच रहे थे। ठीक है, और ये बिल्डिंग बनाने का जो काम है वो लगातार उनका चल रहा था, कोई कुछ बोलता नहीं था, सिस्टम में सभी बिके हुए थे। ये व्यक्ति आए, ये म्युनिसिपल कमिश्नर बनाए गए और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर बनाए गए। तो इनका काम क्या था, साफ सफाई रखवाएं, स्ट्रीट लैम्प जल रहा है कि नहीं, आवारा पशु तंग ना करे, जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन हो, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। तो वो तो इन्होंने अच्छे से करवाया ही करवाया, लेकिन एक अलग से एक्स्ट्रा काम किया। आपने देखा कि परिधीय कार्य को भी करना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। तो इस परिधीय कार्य को भी करने का इन्होंने संकल्प उठाया, बेड़ा उठाया, और वहाँ पर एक अर्बन डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था, उसका एक प्रोजेक्ट था कि अगर कोई सरकारी विभाग ज़मीन उपलब्ध करा देता है, लैंड, तो वो जो बेघर लोग हैं, जो जैसे पटरी वाले उनको कहते हैं, जो बाहर पटरियों पे सोते हैं, उनको टाइप 1 मकान बना करके, है ना, चौल उनको बना करके देंगे। ठीक है, अब ये व्यक्ति देखिए, इतना टेंशन लेने का क्या ज़रूरत था, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, क्रेन व्रेन बुला के और अनुमान लगाया। इनको बहुत थ्रेटनिंग मिली कि काफ़ी दिक्कत होगा, लेकिन पुलिस का जो है अथॉरिटी IAS अफसर को होता ही है, मैजिस्ट्रियल पावर। और 1985 में भी, उस ज़माने में भी लगभग मुंबई पुलिस में 40,000 का स्ट्रेंथ था। ठीक है, तो इन्होंने जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उनको तोड़वाया, किसी से डरे बिना, और उस अर्बन डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था उनसे प्रोजेक्ट शुरू करवाया, और जितने बेघर लोग थे बाहर पटरी वाले, उनको टाइप 1 मकान, है ना, ये अवेलेबल करवाया। ये होता है समर्पण, या ये होता है डेडिकेशन। लेकिन कुछ निगेटिव चीज़ भी था। निगेटिव चीज़ ये था कि ये कभी कभी नेताओं के लिए निगेटिव कह देते थे। शरद पवार जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके विरुद्ध भी बोल देते थे। ठीक है, मीडिया में ओछी टिप्पणी कर देते थे, वो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए इनको दंड भी झेलना पड़ा, और कई साल जेल में रहे, 6 साल लगभग जेल में रहे। जेल से निकले, री इंडक्ट किए गए IAS में, फिर सस्पेंड हो गए, उल्टा पुल्टा बोल गए। जुबान पे कंट्रोल, जो आचरण के नियम है उसका पालन भी करना चाहिए, है ना। मतलब देखिए, सिस्टम में रह कर ही नैतिक रहना है, सिस्टम से विद्रोह, चुलबुल पांडे और सिंघम ये सब नहीं बनना है। अब एक दूसरे व्यक्ति हैं RP मीना, ये विशाखापट्टनम के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। तो पुलिसिंग तो इन्होंने अच्छा किया ही। विशाखापट्टनम के जो वहाँ पे डॉक है, वहाँ पर बेसिकली ज़मीन का कुछ घोटाला था, और 3 IAS अफसर जो 20 करोड़ का घोटाला किए थे ज़मीन के आवंटन में, उसके लिए अलग से एक नागरिक के रूप में कंप्लेन करके इन्होंने काम किया, और जो पोर्ट ट्रस्ट है उसके घोटाले को रुकवाया, और तीनों IAS अफसर जेल गए। 20 करोड़ रुपए सरकार के ट्रेजरी में वापस आया। ये भी इसका परिचायक है। निर्मल कुमार जो हैं, ये CBI में DIG थे, और लगभग 23 साल DIG रहे। चारा घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा घोटाला, ये सब जितने घोटाले हैं, इन सब में इन्वेस्टिगेशन इसी अधिकारी के द्वारा तेजी से करवाया गया। लालू जी फाइनली जो जेल गए हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन इसी अधिकारी के द्वारा हुआ है। AP वेंकटेश्वरन, ये फॉरेन सेक्रेटरी थे राजीव गांधी के ज़माने में, और राजीव गांधी मतलब बहुत ही अड़ियल स्वभाव के थे, बहुत सुधारक थे। वो श्रीलंका में शांति सेना भेजना चाहते थे, लेकिन भारत की एक नीति रही है कि शांति सेना या अशांति सेना वो एक दूसरे राष्ट्र में नहीं भेजता है। हम
एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं, हम डिटरेंट पॉलिसी पे चलते हैं। ये हमारी आधारभूत नीति है और इसका इस अधिकारी ने काफ़ी विरोध किया है ना, और जब तक जॉब में रहा नहीं जाने दिया श्रीलंका। अगर राजीव गांधी इस बात को समझ गए होते, मान लिए होते, तो जीवित होते शायद। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मतलब प्रधानमंत्री जैसी सत्ता से डरे बिना अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से करना। एम राजेंद्रन जयललिता जी के चीफ सेक्रेटरी थे तमिलनाडु में, और उनके यहाँ एक जॉइंट वेंचर बना था तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और एम राजेंद्रन एक चिदम्बरम ग्रुप के साथ। तो उस जॉइंट वेंचर में कुछ ऐसे लोग थे जो चीफ मिनिस्टर के नज़दीकी थे। तो चीफ मिनिस्टर से बिना डरे हुए इन्होंने जांच शुरू किया और उन लोग को पकड़वा करके जेल भेजा। ठीक है, तो एक पर एक एग्जाम्पल है अधिकारियों के। इस तरीके से अधिकारी जो काम करते हैं इनको हम लोग कहते हैं कि डेडिकेटेड है, अच्छा है। जो सबसे बेस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है वो GR खैरनार के द्वारा हम देख सकते हैं, और खैरनार के द्वारा इस पर काफ़ी बल दिया गया है ना। वास्तव में अगर हम देखें तो डेडिकेशन के लिए एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि जो अधिकारी बहुत डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, थोड़े अड़ियल हो जाते हैं, उससे नुकसान भी होता है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं इसकी, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। समर्पण की चुनौती क्या है? ऐसे अधिकारी जो समर्पण का स्वभाव रखते हैं उनमें ईगो या ईगो की अधिकता पाई जाती है ना। ये लड़ाकू स्वभाव के हो जाते हैं। लड़ाकू स्वभाव की वजह से सिस्टम से ही विवाद कर लेते हैं। कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल देखा गया है कि राजनेताओं या संवैधानिक पदधारियों जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, संवैधानिक पदधारियों के विरुद्ध, संवैधानिक पदधारियों के विरुद्ध ओछी टिप्पणी, ओछी या नकारात्मक, जैसा कि आपको GR खैरनार के केस में बताया, टिप्पणी करना ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, और कई लोग अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने चढ़ाने के लिए, मीडिया में छाए रहने के लिए भी ऐसा करते हैं। मीडिया कवरेज एवं व्यक्तित्व के महिमा मंडन के लिए समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। मतलब एक्चुअल में करना नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, अपने व्यक्तित्व के महिमा मंडन के लिए बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को करते हैं। मीडिया कवरेज पाना भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सभी चुनौती हम लोगों ने देखी है, और ये सब जो एग्जाम्पल है, इन्हीं एग्जाम्पल्स में ये सब चीज़ें नज़र भी आती हैं।
तो भाई अब सिस्टम से जो लड़ने वाला होगा, चाहे कितना भी अच्छा हो, उसको तो सिविल सर्विसेज में नहीं ही रखा जाएगा ना। तो ये अपने आप में एक चुनौती रहती है हमेशा। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि व्यक्ति जो है वो ठीक से काम करे, नैतिक हो, लेकिन सिस्टम में रह कर के काम करने वाला ही हमें चाहिए। सिस्टम से बाहर जाकर लड़ने भिड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। तो सुधारने का उपाय क्या है, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। सुधार कैसे होगा? सुधार के उपाय, एक तो सबसे पहले कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कानूनी आधार होना चाहिए। कानूनी आधार होना चाहिए, ठीक है। वी नीड ए स्टैट्यूट और मैंडेट और लॉ, है। एक हमें कानून चाहिए जो कोड ऑफ कंडक्ट को बनाए। और ये सब बातें हैं ना कि भाई आप अपने पॉलिटिकल मास्टर के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, निगेटिव टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उसमें लिख करके कानून बनाया जाए और ये कानूनन अपराध हो, तब जाकर लोग डरेंगे और अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को थोड़ा इज्जत भी करेंगे। देखो भाई कि कितना भी अच्छा ईमानदार अधिकारी हो, वो राजनेताओं या कोई संवैधानिक पद पर है, उनसे ऊपर नहीं है ना, उनसे ऊपर बढ़ चढ़ के उनको गाली नहीं दे सकता है। ठीक है, अपनी बात को रखे, अगर लॉजिकल बात है तो ज़रूर सुना जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, डूज एंड डोंट्स होते हैं, हम पढ़ाएंगे आपको। और प्रोबिटी इन गवर्नेंस में है, इसमें क्या होता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये इसमें होता है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये डूज डोंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो ध्यान रखने लायक है कि क्या करना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस, को बढ़ावा देना होगा। इंटेलिजेंस को बढ़ावा, देखिए कोई प्रशासक चाहे कितना भी ईमानदार हो, ये ना सोचे कि राजनेता सभी खराब ही हैं, है ना। जनता के साथ रहना, उनकी समस्याओं को उठाना, उतना पंगे या उतना पब्लिक इंटरेस्ट में काम कभी अधिकारी नहीं कर सकते। तो संवैधानिक पद पर है और लोकतंत्र में उसका महत्व है, उसके ऊपर ना हो तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करे, क्रोध या अपने व्यक्तित्व के महिमा मंडन करने वाली जो बात है उस पर कंट्रोल करने का जरूरत है।